हमने अपना पहला पाठ समय की शुरुआत से पूर्ण कर लिया है और मैं उम्मीद करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि आपने ये पाठ जो है पूर्ण मनोयोग के साथ में पढ़ा होगा और उसको याद भी कर लिया होगा। तो आज के इस भाग के अंदर हम इस पहले पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। ठीक बात है। तो आज जो है इसके अंदर हमें इस पाठ के अंदर से कुछ अभ्यास प्रश्न करने हैं ताकि हमारा जो पूरा पाठ है इसका हमें एक आकलन हो जाए, हमें ये एक अपना स्तर पता चल जाए कि हमने जितना याद किया कितना याद हमें रहा है और किस प्रकार का उत्तर हम इन प्रश्नों का दे पाएंगे और लिख पाएंगे। ठीक बात है। तो जो आज की क्लास है, आज का जो पाठ बनने वाला है, इस पाठ के अंदर मेरा योगदान कम है, आपका योगदान ज़्यादा होगा। ठीक है। और इसके लिए एक और चीज़ बता देता हूँ, आपका योगदान तो इस पाठ के अंदर ज़्यादा रहने ही वाला है। दूसरी और बात यह है कि इस पाठ को पढ़ने के समय आपको ईमानदार भी रहना होगा। आपका ईमानदारी का टेस्ट भी यहीं से हो रहा है। जैसे कि आगे कुछ प्रश्न आएंगे और उन प्रश्नों का जवाब हमें देना है। तो मान लीजिए कि कोई एक प्रश्न आपके समक्ष यहाँ पे स्क्रीन पे आएगा और आपने उसको प्रश्न को पढ़ना है और उस प्रश्न का उत्तर अपनी कॉपी के अंदर मेरे बताने से पहले लिख लेना है। हालांकि मैं हर एक प्रश्न का उत्तर भी आपके समक्ष यहाँ पर साझा करूंगा, लेकिन आपको स्वयं का अगर आकलन करना है, स्वयं के साथ अगर आप ईमानदार हो, देखिए अगर ऐसा नहीं करोगे तो उससे नुकसान किसका है? सिर्फ और सिर्फ आप ही का नुकसान है, आप खुद के साथ ही धोखा करोगे। तो हमें क्या करना है, हर एक प्रश्न का उत्तर मेरे बताने से पहले अपनी कॉपी में लिख लेना है और उसके बाद जब मैं उत्तर आपके साथ में उसका साझा करूं तो फिर उस उत्तर को आपको अपने उत्तर के साथ में मिलाना है और इस प्रकार से आप अपनी रैंकिंग, अपना टेस्ट खुद ही ले पाओगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको इस पाठ को अगर कम नंबर आ रहे हैं, आपका प्रश्न उत्तर का जो है वो गलत हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इस पाठ के वीडियोस जो 2 आए हैं उनको पुनः देखना है, एक बार फिर से देखना है, अपनी किताब के अंदर पाठ्य पुस्तक में से एक बार फिर से उसकी रीडिंग लगानी है। और अगर आप सभी प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से दे पा रहे हैं और उनका उत्तर लिख पा रहे हैं तो फिर आप अगले पाठ के वीडियोस देखने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अभी तक मैंने जो कुछ बताया है, जो तरीका बताया है अपने स्वमूल्यांकन का, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अभी प्रारंभ करने जा रहे हैं सबसे पहले प्रश्न के साथ में आज की इस श्रृंखला को। ठीक है। तो देखिए आपके सामने पहले पाठ का पहला प्रश्न आ गया है कि होमोनिड जो है उसका उद्भव कहाँ हुआ था। हम बात कर रहे हैं होमोनिड मानव के बारे में। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एशिया महाद्वीप के अंदर, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर। ठीक है। 4 ऑप्शन अपने सामने आ गए हैं और उम्मीद है कि आपने अपना उत्तर जो है अपनी नोटबुक के अंदर लिख लिया है। तो अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए प्रश्न दिया है कि होमोनिड मानव का उद्भव कहाँ हुआ है। देखिए हमने बात करी थी कि सबसे पहले जो है वो प्राइमेट मानव था। कौन सा मानव था? प्राइमेट मानव था। उसके बाद होमिनोइड मानव आया और फिर थर्ड जो आया वो होमोनिड मानव आया। ठीक है। तो देखिए यहां पर एशिया है, एशिया से इसके प्रारंभिक साक्ष्य मिलने के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। सेकंड क्या है? अफ्रीका। जी हां, अफ्रीका से ही हमें होमोनिड मानव के उद्भव होने का प्रमाण मिलता है। आप सभी ने अपना उत्तर चेक कर लिया होगा, जो सही है या गलत है इसकी ईमानदारी आप पे निर्भर करती है। तो देखिए इसको समझते हैं। ये जो अफ्रीका के अंदर जगह थी, हमने पहली क्लास के अंदर पढ़ा था, कौन सी जगह थी? ओल्डुवेई गोर्ज। याद आया कुछ? ओल्डुवेई गोर्ज नामक जो जगह थी, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? होमोनिड मानव का, अर्थात ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जो होमोनिड के बाद में आने वाले हैं, 2 भागों में जो बंटेगा, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो, है ना। तो उस मानव का क्या प्राप्त हुआ था? ओल्डुवेई गोर्ज से साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ओल्डुवेई गोर्ज की जो खोज है वो किसने करी थी? मेरी व लुइस लीकी ने करी थी। ये चीज जो है हमने पहले वीडियो के अंदर पढ़ रखी है। ठीक बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि होमोनिड का उद्भव कहां से माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप से माना जाता है। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रजाति होमो की नहीं है? प्रश्न पे ध्यान देना, होमो की प्रजाति जो नहीं है वो पूछ रहा है। कौन सी? होमो की। हमने अभी भी बात करी है, प्राइमेट आया, होमोनिड आया, फिर होमिनिड आया, उसके बाद उसको 2 भागों में बांटा, ऑस्ट्रेलोपिथिकस आया एंड सेकंड कौन सा आया? होमो आया। अब ये पूछ रहा है कि इस होमो के बाद में और जो वर्गीकरण हमने किया था वो कौन कौन से हैं और कौन सा उसमें शामिल नहीं होगा, ऐसा हमसे ये प्रश्न पूछ रहा है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है हमारे सामने ऑस्ट्रेलोपिथिकस, दूसरा है होमो इरेक्टस। ये जो शब्द है ये है होमो इरेक्टस, थोड़ा मिसप्रिंट लिखा हुआ है, आप इसको सही कर ले, होमो इरेक्टस। उसके बाद में है होमो सेपियंस एंड नेक्स्ट है होमो हेबिलस।
ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो आपने सबसे पहले इसका उत्तर लिख लिया होगा अपनी कॉपी के अंदर। अब हम आपसे इसका उत्तर साझा करते हैं। तो मित्रों, ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ये होमो की प्रजाति नहीं है, ये होमो की प्रजाति नहीं है। हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि होमोनिड जो है, कौन सा मानव है, होमिनिड जो मानव है, इसको हमने कितने भागों में बांट दिया था, 2 भागों में बांट दिया था। पहला भाग हमारे सामने कौन सा आ गया था भाई, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव, ठीक, ये लिख लिया था हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव। और सेकंड हमने कौन सा लिखा था, होमो लिखा था। क्या लिखा था, होमो, ठीक है। और होमो के अंदर क्या है, अलग अलग जीनस है। क्या बनाए गए थे हमने, जीनस बनाए थे। जीनस के लिए हमने एक हिंदी में शब्द यूज किया था, वो कौन सा शब्द था, वंश था। ये चीज हमने पढ़ी थी ना। और इसके बाद में होमो को भी हमने पुनः अलग अलग भागों के अंदर बांट दिया था। 3 भाग हमने देखे थे। कौन कौन से भाग देखे थे हमने, होमो का एरेक्टस भाग देखा था, एरेक्टस। इसके अलावा हमने कौन सा देखा था, हेबिलिस भाग देखा था होमो के अंदर ही, होमो हेबिलिस। और थर्ड हमने देखा था होमो सेपियंस। कौन सा भाग देखा था, होमो सेपियंस, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि जो ये एरेक्टस है, हेबिलस है और सेपियंस है, ये तो किसके भाग है, होमो के है। इसका मतलब होमो एरेक्टस तो भाग है, होमो सेपियंस भी है और होमो हेबिलस भी है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो होमो का भाग नहीं है, वो किसका भाग है, होमोनिड का है। होमो से एक क्रम जो है वो ऊपर हो जाएगा और होमोनिड का भाग है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो हमने सीधे सीधे समझ लिया बात को कि कौन सी प्रजाति जो है वो होमो की नहीं है, तो वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आ जाएगी। आई बात समझ के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आधुनिक मानव किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आधुनिक मानव की बात कर रहे हैं। आधुनिक मानव को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम शब्द लिख सकते हैं प्राज्ञ मानव। कौन सा मानव, प्राज्ञ मानव। या हम यहाँ पर एक और शब्द यूज कर सकते हैं, चिंतनशील मानव। कौन सा मानव, चिंतनशील मानव, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन आ गए हैं, होमो निएंडरथालेसिस, सेकेंड है होमो हेबिलिस, थर्ड है होमोनॉइड और फोर्थ है होमो सेपियंस। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। तो उम्मीद है आपने अपना उत्तर लिख लिया होगा। अब हम इसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। हमने कहा आधुनिक मानव, अर्थात जो वर्तमान में जो मानव प्रजाति है वो किस नाम से जानी जाती है। तो मित्रों वो कौन से नाम से जानी जाएगी, होमो सेपियंस के नाम से जानी जाती है। ठीक है, हम एक एक करके इनके बारे में भी जानते हैं। ये क्या है, होमो निएंडरथालेसिस। ये क्या है, होमो निएंडरथालेसिस। हमने वर्गीकरण किया, उस समय हमने जाना था कि जो होमो सेपियंस है, कौन सा वाला, होमो सेपियंस जो है, उसके आधार पे हमने देखा कि होमो सेपियंस के जो हमें साक्ष्य है वो अलग अलग जगहों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं, अलग अलग जगहों से प्राप्त होते हैं। और उन जगहों के नाम के आधार पे हमने क्या कर दिया था, इनका वापस से नामकरण किया था जो अन्य प्रजातियां हमें प्राप्त हुई। जिसमें हमने एक देखा था, एक तो हमने प्राप्त किया था होमो हाइडलबर्गेसिस। क्या नाम लिया था हमने, होमो हाइडलबर्गेसिस। ठीक है, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था, ये हमें जर्मनी से प्राप्त हुआ था। कहाँ से, जर्मनी से। और दूसरा इसमें हमने वर्गीकरण क्या किया था, सेपियंस की और देखा शाखा हमने कौन सी ली थी, होमो निएंडरथालेसिस, होमो निएंडरथालेसिस। ठीक है, तो ये जो होमो निएंडरथालेसिस है, ये स्थान के आधार पे होमो की जो प्रजाति है उसका क्या किया गया था, वर्गीकरण किया गया। तो इसके बारे में आपको बात समझ में आ गई। सेकंड क्या चीज है, होमो हेबिलस। बच्चों होमो हेबिलस भी हमने पढ़ा था। होमो हेबिलस की खास प्रमुख विशेषता क्या थी, इसको खास विशेषता क्या है कि ये औजार बनाने में निपुण था। कौन से, औजार बनाने के लिए। और अगर औजार निर्माण कर रहा है तो इसको हम कहेंगे क्या, इसको हम कह सकते हैं कारीगर मानव। क्या कह सकते हैं, कारीगर मानव। तो ये क्या हो गया आपका, कारीगर मानव कौन सा हो गया, होमो हेबिलस। ठीक बात है। नेक्स्ट कौन सा आता है आपके सामने, होमोनॉइड। ये क्या है, आपको अच्छे से पता है कि जो प्राइमेट मानव का हमने वर्गीकरण किया था, कौन से मानव का, प्राइमेट मानव का, है ना। तो प्राइमेट जो मानव है, कौन सा मानव, प्राइमेट। प्राइमेट मानव को हमने किस में बांटा था, होमिनॉइड के अंदर विभाजित किया था। हमने देखा था कि जो ये प्राइमेट था ये कब से था, 360 लाख वर्ष पूर्व,
360 लाख वर्ष पूर्व जो है ये अस्तित्व में आया था। उसके बाद में हमने देखा 240 लाख वर्ष पूर्व में कौन सा मानव जो है वो अस्तित्व में था उस समय होमिनोइड वाला मानव था। तो हमने यहाँ पे होमोनोइड लिखा है, ये एक ही बात है। होमोनोइड जो है ये 240 लाख वर्ष पूर्व जो है ये अस्तित्व में रहा था। और चौथी बात हमने करी होमोसेपियंस की। किसकी बात करी हमने? होमोसेपियंस। ये क्या है? वर्तमान मानव है, आधुनिक मानव है, प्राज्ञ मानव है, या इसको हम क्या कहते हैं? चिंतनशील मानव। ठीक बात है। 3 प्रश्न हो गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चौथा प्रश्न आपके सामने है, फ्रांस स्थित लेजरेट गुफा। देखिए नाम याद रखना है हमें। कौन सी गुफा की हम बात कर रहे हैं? लेजरेट गुफा की हम बात कर रहे हैं। तो फ्रांस के अंदर स्थित है ये लेजरेट गुफा, और यहाँ से हमें किस चीज़ का साक्ष्य प्राप्त होता है, ये प्रश्न है आपके लिए। और ऑप्शन रहे आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर पढ़ लीजिए। सबसे पहला ऑप्शन झोपड़ी का साक्ष्य, दूसरा ऑप्शन चूल्हों का साक्ष्य, तीसरा हड्डियों का साक्ष्य, एंड फोर्थ मानव कंकाल का साक्ष्य। चलिए बताइए अपना उत्तर कि लेजरेट गुफा जो है फ्रांस की, वहां से किसका साक्ष्य प्राप्त होता है। आपने आपका उत्तर नोट कर लिया होगा। तो अब हम देखें कि जो लेजरेट गुफा है यहाँ से किसका साक्ष्य प्राप्त होता है? चूल्हों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कितने चूल्हे मिले हैं भैया? यहाँ से हमने पढ़ा था फ्रांस की लेजरेट गुफा से 2 क्या मिले हैं हमें? चूल्हे प्राप्त हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से और क्या चीज़ मिली थी? यहाँ चूल्हों के अलावा यहाँ से क्या मिली है? जली हुई वनस्पतियाँ भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। जली हुई वनस्पति के क्या मिले हैं हमको? यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। जली हुई वनस्पति के अवशेष वो भी कहाँ से मिल रहे हैं? लेजरेट गुफा से ही हमें प्राप्त हो रहे हैं। अच्छा मित्रों बताइए, पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा है हमने झोपड़ी का, तो बताइए झोपड़ी का जो हमें है साक्ष्य वो कहाँ से मिला हुआ है? याद कीजिए जरा। झोपड़ी का जो साक्ष्य है ये हमको कहाँ से मिला था? टेरा अमाटा की गुफा से। कहाँ से मिला था? टेरा अमाटा से झोपड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। कच्ची झाड़ फूस की जो है लकड़ी की बनी हुई है, और इसके ऊपर पत्तों वगैरह की क्या बनाई हुई है? जो सत है वो बनाई हुई है। तो इस प्रकार की कच्ची झाड़ फूस की जो झोपड़ी है वो हमें कहाँ से मिल गई थी? टेरा अमाटा से मिल गई थी। इसके अलावा आपने साक्ष्य यहाँ पे लिखा है हड्डियों का। क्या लिखा है? हड्डियों का साक्ष्य। ठीक है। तो ये जो हड्डियों का कहाँ से मिला है मित्रों? ये चेलोवांसा से मिला है। कहाँ से मिला है? चेसोवांजा या चेलोवांसा भी बोलते हैं इसको। ठीक है। इसके अलावा भी हमने एक जगह का नाम पढ़ा था, स्वार्ट क्रांस। कहाँ से? स्वार्ट क्रांस। ठीक है। तो ये चेलोवांसा जो है या स्वार्ट क्रांस जो है केन्या के अंदर जो स्थित है, वहां से हमें क्या मिला है? हड्डियों का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्या लिखा हमने? मानव कंकाल का। हालांकि ये अभी आपका सिलेबस का भाग नहीं है, ये नवपाषाण काल में जब हम आगे आ जाते हैं तब हमें एक मानव कंकाल का साक्ष्य प्राप्त होता है। ये मित्रों प्राप्त होता है हथनोरा से। कहाँ से प्राप्त हो जाता है? ये हथनोरा से प्राप्त हो जाता है। एक जनरल जीके का प्रश्न है, याद रख लेना, हथनोरा से प्राप्त होता है। हालांकि आपके सिलेबस में ये अभी नहीं है, लेकिन ये ऊपर वाले तीनों जो साक्ष्य वो हमने पढ़ लिए हैं। तो मित्रों प्रश्न था लेजरेट गुफा, और इसका सही आंसर क्या है हमारे पास में? यहाँ से 2 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। चूल्हों का साक्ष्य मिल रहा है और कुछ जली हुई वनस्पतियों का साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। आदिकालीन मानव को, देखिए अभी तक हमारे सामने उत्तर लिखा हुआ था और हमें वापस एक दिमाग के अंदर क्लिक करके, अर्थात एक बहुविकल्पीय प्रश्न थे अभी तक आपके सामने। अब आपका जो प्रश्न आ रहा है आपके समक्ष, ये बहुविकल्पीय ना होकर के एक छोटे उत्तर वाला लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि आदिकालीन मानव को किस आधार पे भिन्न भिन्न प्रजातियों के अंदर बांटा गया है। ठीक बात है। इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है कि हमने अभी तक जो पढ़ा है कि प्राइमेट मानव आया, होमिनोइड आया, होमिनिड आया, फिर वो उसकी 2 शाखाएं हम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस बना रहे हैं, एक को क्या बोल रहे हैं? होमो बोल रहे हैं। ठीक है। होमो के अंदर भी हम अलग अलग जो है वो शाखाएं बता रहे हैं कि भाई हेबिलिस अलग है, इरेक्टस अलग है, सेपियंस अलग है। तो इसका आधार क्या है? हम किस बात से पता लगाते हैं कि ये दोनों प्रजातियां क्या है? आपस में भिन्न है। कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो इनको अलग साबित करती हैं? उस बात को आपको अपने पॉइंट के रूप में आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा। इसका विस्तृत विवरण आप बाद में लिख सकते हैं। आपके दिमाग के अंदर क्लिक किया होगा कि ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि किस आधार पे, अगर हम आधारों की बात करें जिसके आधार पे प्रजातियों को बांटा जाता है, तो देखिए हमें सबसे पहले एक चीज तो याद रखना है, मस्तिष्क। क्या चीज याद रखनी है? मस्तिष्क का आकार। मस्तिष्क का आकार। ठीक बात है।
पहली चीज कि भाई मस्तिष्क का आकार जो है वो हर एक प्रजाति का अलग है, किसी का बड़ा है किसी का छोटा। हमने पहले एक वीडियो के अंदर 4 प्रकार की खोपड़ियां आपके सामने रखी थी ना, जिसमें एक खोपड़ी मानव की थी, सेकंड ऑस्ट्रेलोपिथिकस की थी, फिर एक होमो हेबिलिस की भी थी, और फिर एक होमो इरेक्टस या सैपियंस की खोपड़ी हमने आपके समक्ष रखी। और उसमें आपको विस्तृत जो है वो तुलना करके बताया था कि इसमें जो मस्तिष्क का आकार है, वो जो वानर है उसका आदिम वानर का छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा होता गया था। ठीक है, तो मस्तिष्क का जो आकार है उसके आधार पे भी हम पता कर लेते हैं कि ये मानव की कौन सी प्रजाति हो सकती है। सेकंड देखिए, उसी खोपड़ी की तुलना के अंदर हमने जबड़े की भी तुलना की थी। किसकी तुलना की थी? जबड़े की भी। अर्थात जबड़े का जो आकार है उसके आधार पे भी हमने बात की थी कि भाई जबड़े का आधार जो प्राचीनतम जो है उसका थोड़ा लंबा था, यहाँ से मोटा है, जबड़ा बड़ा है। उसके बाद धीरे धीरे जो आधुनिक मानव तक हम गति करते हैं, प्रगति प्राप्त करते हैं, तब हमें लगता है कि जो जबड़ा है अब धीरे धीरे गोल मटोल मुंह अपने सामने आने लग गया था। तीसरी चीज देखिए, दांतों में भिन्नता, ये भी हमने बात करी थी, दांतों में भिन्नता। ठीक है, जो दांतों का आकार है वो भी अलग अलग होता है हर एक के अंदर, किसी के जो है आगे वाले बड़े हैं पीछे वाले छोटे हैं, लेकिन जब आधुनिक मानव तक पहुंचते हैं हम तो हमें पता चलता है कि लगभग अब दांतों का अंतर है वो कम हो जाता है। तो ये कुछ बिंदु थे जिसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, आदिकालीन मानव को किस में बांट सकते हैं, प्रजातियों में बांट सकते हैं। अर्थात आपके सामने अगर उत्तर की बात करें तो खोपड़ी के बारे में आपको बिंदु लिखना है, जबड़े के बारे में आपको बिंदु लिखना है, और तीसरा किसके बारे में आपको बिंदु लिखना है, दांतों के बारे में जो है वो आपको बिंदु लिखना है। और इसके वर्णन के अंदर आप जो है वो इसमें सारी चीजें जो अभी हमने बातचीत करी है वो चीजें आप इसमें विस्तृत रूप से लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए इसको। शिकारी संग्राहक समाज किस प्रकार अपना भोजन जुटाता है? वर्तमान संदर्भ की बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं? वर्तमान संदर्भ को ध्यान में रख करके कोई 2 बिंदु हमें लिखने हैं। पहले तो यहाँ पर ये शब्द देखिए, क्या शब्द दिया है हमने? शिकारी संग्राहक समाज। ठीक है, शिकारी संग्राहक समाज होगा कौन सा? हमने अपनी एक पुस्तक के अंदर एक विस्तृत रूप से एक शिकारी संग्राहक समाज के बारे में पढ़ा है। कौन सा था भैया? हादजा जन समूह। कौन सा पढ़ा था हमने? हादजा जन समूह। ठीक है, ये क्या है? वर्तमान का शिकारी संग्राहक समाज है। ये किस प्रकार से भोजन प्राप्त करता है उसके तरीके हमें जानने हैं। ठीक है, हालांकि हमने इन तरीकों को पहले जान लिया है, अभी सिर्फ हमने रिकॉल करना है कि हमें कितना याद रहा है। देखिए मित्रों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने देखा कि ये जो है यहाँ वनस्पति पे निर्भर ज़्यादा कर रहे थे। किस पे? वनस्पति पे। और दूसरा ये किस पे कर रहे हैं निर्भर? मांस या शिकार के ऊपर जो है निर्भर कर रहे हैं। तो उसका हमने प्रतिशत पढ़ा था, 80% और 20% जो भाग है वो मांस पे निर्भर कर रहा है। इसका मतलब क्या? ये वनस्पति पर ज़्यादा निर्भर कर रहे हैं। तो पहला चीज़ तो क्या हो गया इसमें हमारा बिंदु कि भाई वनस्पति पर जो है ये भोजन जुटाने के लिए उस पर निर्भर रहेगा। सेकंड हमारे सामने क्या आया था? मांस आया था। अगर मांस है तो इसके क्या हमें होंगे? शिकार करने के तरीके भी होंगे। ठीक है, या स्वयं मृत जो है उसका भी मांस ये जो है खा सकते हैं। तो हमने इस बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की हुई है कि कुल मिलाकर के हमारे सामने 3 तरीके उपस्थित हो जाते हैं, वनस्पति के द्वारा और शिकार के द्वारा, और या फिर स्वयं जो पशु है वो अपनी मृत्यु से मर गया है तो फिर उसका मांस जो है ये खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। इसके अलावा हमें यहाँ पर एक बिंदु और देख लेना है कि ये जो मांस है, मांस को एकत्रित करने में स्त्री की भी क्या भूमिका रही होगी। किसकी भूमिका की बात कर ले हम? स्त्रियों की भूमिका। अर्थात क्या मांस इकट्ठा करना या भोजन इकट्ठा करना वर्तमान संग्राहक समाज के अंतर्गत सिर्फ पुरुष का ही दायित्व है? नहीं, यहाँ पर जो है स्त्री जो है वो भी ये कार्य में योगदान कर रही है। अर्थात स्त्री और पुरुष मिलकर के अपने परिवार के लिए, अपने समूह के लिए क्या कर रहे हैं? भोजन इकट्ठे करने का कार्य कर रहे हैं। तो ये प्रश्न हो गया। इसके उत्तर के लिए अगर हम देख लें तो बात आ जाती है स्त्री की भूमिका, जिसके बारे में हमने अभी बात करी। और दूसरी क्या है? शिकार करना, किस प्रकार से शिकार वगैरह किया जाता है, वनस्पति का जो एकत्रण है वो किस प्रकार से किया जाता है। इन बिंदुओं के तहत आप इसका एक अच्छा सा उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। होमो का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
सीधा सीधा प्रश्न है, होमो का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हमने दोनों शब्दों का अर्थात ऑस्ट्रेलोपिथिकस का और होमो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसको भी अच्छे ढंग से वीडियो के अंदर देखा था। हमने देखा था कि जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस है वो ऑस्ट्रेल और पिथिकस नामक दो शब्दों से बना है। ऑस्ट्रेल का मतलब होता है दक्षिणी और पिथिकस का मतलब क्या होता था, वानर। अर्थात हमने ऑस्ट्रेलोपिथिकस को तो कह दिया था दक्षिणी वानर। सेकंड यहाँ पर हमारे सामने आया शब्द होमो, तो इस होमो का क्या करना है, हमें अर्थ बताना है। अगर हम होमो के अर्थ की बात करें तो हमें होमो का अर्थ तो सीधा सीधा पता है भैया, कौन है, आदमी। होमो का अर्थ क्या होता है, आदमी होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमने ध्यान रखने की बात तब भी की थी, अब भी कर रहे हैं। आदमी का मतलब क्या होगा, इसमें क्या होगा, सिर्फ पुरुष होंगे क्या आदमी, नहीं, इसमें पुरुष भी होगा और इसमें स्त्री भी होगी। ठीक बात है। 1 नंबर का प्रश्न, कितना साधारण सा प्रश्न है। होमो का साधारण अर्थ क्या है, आदमी। और आदमी जिसमें कौन कौन होगा, स्त्री और पुरुष दोनों हो जाएंगे, ये होमो का अर्थ हो गया। सीधी सीधी बात है, हमारे सामने होमो स्त्री और पुरुष दोनों ही हो गए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आदि मानव अपने भोजन में कौन कौन से खाद्य पदार्थ इस्तेमाल करता था। इसका उत्तर अभी अभी पढ़े हुए जस्ट दो जो पहले प्रश्न पढ़े हैं उससे मिलता जुलता उत्तर है। अच्छे से आप लिख सकते हैं। फटाफट से अपनी नोटबुक के अंदर पेन उठाइए और बिंदुओं को लिखिए कि आदि मानव जो है अपने भोजन के अंदर कौन कौन से खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करता था। लिख लिए, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 2 बिंदु, जितने लिखने थे आपने अपनी क्षमता के हिसाब से लिख लिए हैं। देखिए, अब हम इस पर डिस्कशन करते हैं कि भाई चीज़ें क्या है, भोजन बनाने में कौन कौन से खाद्य पदार्थ अर्थात खाने की क्या क्या चीज़ें हो सकती थी प्राचीन मानव के लिए, वो चीज़ें तो हमें लिखनी है। अर्थात खाने में क्या चाहिए होगा। देखिए, क्या मिल सकता है उनको, क्या मिल सकता है, वनस्पति मिल सकती है, ठीक बात है। और क्या मिल सकता है, मांस जो है वो खाने के लिए इसको मिल सकता है। अब इस मांस की भी प्राप्ति जो है वो कितने तरीके से हो सकती है, 2 ही तरीकों से हो सकती है। कौन कौन से तरीके, या तो स्वयं मृत्यु है जो, या किसी अन्य हिंसक पशु के द्वारा किसी को, जानवर को मार दिया गया है, फिर उसका शेष बचा हुआ जो मांस है वो, और या फिर ये खुद जो है वो नियोजित तरीके से शिकार करके, ठीक है। तो हमने इस नियोजित तरीके के जो शिकार है उसको भी अच्छे ढंग से पढ़ रखा है पिछली क्लास के अंदर। वीडियो जाइए पीछे वाले के अंदर और उसको एक बार अच्छे से वापस देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आदि मानव अपने भोजन में कौन कौन से खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करता था। आगे बात समझ के अंदर आगे देखें इसका उत्तर। इसमें हमने स्पष्ट लिखा है, सबसे पहला क्या, वनस्पति। उसके बाद में क्या, शिकार करना। शिकार जो है वो किसका करेगा, ये छोटे स्तनपाई जानवरों का शिकार करेगा, जिसमें हमने पढ़ लिया था चूहे हो गए, ससुंदर हो गए, पक्षियों के अंडे हो गए, सरीसृप हो गए। अर्थात जो आदि मानव है वो अभी बड़े स्तनपाई जानवरों का शिकार करने में सफल नहीं है। क्यों नहीं है, कि अभी तक वो औजार या हथियारों का आविष्कार तो कर नहीं पाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटे स्तनपाई प्राणी है जिसको वो आसानी से पकड़ सकता है उनका शिकार कर सकता है, ऐसे स्तनपाई प्राणी का शिकार करेगा। और इस शिकार में हमने देख लिया कि जो किसी अन्य हिंसक पशु के द्वारा किसी को मार दिया गया हो तो वो वाला, या फिर जो स्वयं अपनी मृत्यु से मर गया हो वो वाला, ठीक है। ये दोनों इसमें आ जाएंगे। और वनस्पति जो कंद मूल फल है जो इसको प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाते हैं। अभी कृषि या ऐसा कोई साक्ष्य यहाँ पर हम देख नहीं रहे हैं, तो इस वनस्पति के क्षेत्र में कहीं पे भी कृषि का बिंदु अभी नहीं लिखना, अभी हम आदि मानव की बात कर रहे हैं, ठीक बात है। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आदि मानव के रहन सहन की जांच इतिहासकार कैसे करते हैं, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे इतिहासकार जो शब्द है इसकी जगह आप लिख लीजिए स्वयं। हालांकि प्रश्न इतिहासकार का ही है, लेकिन एक बार सोचिए कि अगर आदि मानव जो है उसके रहन सहन की जांच करनी है, क्या करनी है, आपको किसी एक जंगल के अंदर ले जाके छोड़ दिया जाए और आपसे ये कह दिया जाए कि इस जंगल के अंदर इस भूभाग जहाँ पर आप खड़े हो वहाँ पर जो है वो पुराने समय के अंदर आदि मानव रहा करते थे। अब इस बात की सत्यता को जांचना है आपको। अब आप अपना दिमाग लगाइए, सोचिए एक बार, तर्क लगाइए कि भाई ये किस प्रकार से हम पता कर सकते हैं। जहाँ पर आप खड़े हो वहाँ की कुछ विशेषताओं को महसूस कीजिए कि भाई यहाँ ऐसी कौन सी विशेषता है खास तौर से जो यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ से थोड़ी दूर या इससे थोड़ी सी अलग दूसरी जगह पर ये विशेषताएं हमको नहीं मिलने वाली। तो वही जो विशेषताएं हैं वही विशेषताएं क्या बताएगी हमें, आदि मानव के रहन सहन की जाँच करने का हमारे लिए क्या होगा, स्रोत होगा। तो उसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले देखिए
अगर हम बात करें कि भाई हमें पता लगाना है कि आदि मानव कहाँ पे रहता था, उसका रहन सहन क्या था, वो भोजन में क्या यूज़ कर रहा है, भोजन प्राप्त किस प्रकार से कर रहा है, अग्नि का अगर वो प्रयोग किया है तो नहीं किया है, तो वो जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है, कैसे प्राप्त हो रही है, ये सारी चीज़ें अगर हमें पता करनी है तो हम क्या करते हैं। देखिए, हम दो चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं। पहला तो हम देखते हैं कि हमको क्या मिले, उपकरण या औजार, क्या मिले, उपकरण या औजार। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, हमको ध्यान ये रखना है कि ये जो उपकरण या औजार है ये होंगे किसके, ये किसके हो जाएंगे भाई, ये पाषाण के होंगे। क्या होंगे, पाषाण के उपकरण या औजारों की हम क्या देखेंगे, औजारों का प्राप्ति स्थल देखेंगे। क्या देखेंगे, प्राप्ति स्थल के बारे में बात करेंगे कि भाई अगर हमें जहां हमें रखा गया, अगर हमें महसूस करना है कि ये यहाँ से अगर आदिमानव था या नहीं था, या था तो उसका क्या स्थिति रही, तो वहां जहां हम खड़े वहां हम ये पता करने की कोशिश करेंगे ऐसे कुछ पत्थर हमें प्राप्त हुए, क्या हुए, ऐसे कुछ पत्थर प्राप्त हुए जिनको क्या किया जा रहा है, औजार या उपकरण के रूप में प्रयोग में लिया जा सकता है। तो ऐसे जो उपकरण या पत्थर है वो किसी एक ही जगह पर कहां से प्राप्त हुए हैं, एक ही जगह से अगर हमें ये प्राप्त हो तो वो क्या होगा, वो हमारे लिए उसका क्या होगा, निवास स्थान का साक्ष्य होगा। ये क्या होगा, उसका निवास स्थान का साक्ष्य कहलाएगा। इसके अलावा दूसरी चीज देखते हैं। दूसरी चीज क्या देखते हैं, मान लीजिए कि हमें कुछ जानवरों की हड्डियां मिल गई। क्या मिल गई, जानवरों की हड्डियां मिली। क्या मिली है, जानवरों की हड्डियां मिली। ठीक बात है। देखिए, जानवरों की हड्डियां जो है वो हमें मिली है लेकिन टूटी फूटी हुई है, अलग अलग प्रकार की है। अर्थात एक जानवर अगर अपनी स्वयं की मृत्यु से वो प्राप्त हुआ है मृत्यु को, तो उसकी जो ढांचा है उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर मांस के रूप में उसको खाया गया है और उसके बाद में उसकी हड्डियों को वहाँ इधर उधर फेंका गया है, तो उस स्थान पर हड्डियों का जमावड़ा अधिक होगा। एक से ज्यादा पशुओं की हड्डियां वहां से हमें प्राप्त होगी, तो हमें उससे वापस क्या मिलेगा, निवास स्थान के साथ ही साथ हमें यहाँ से क्या साक्ष्य मिल जाएगा, खान पान का साक्ष्य मिल जाएगा कि भाई ये खाने में इन चीज़ों का उपयोग करते रहे होंगे। अर्थात कहने का बात ये हुआ कि जो वहाँ से उपकरण, पाषाण उपकरण प्राप्त हो रहे हैं या जो हड्डियाँ हैं वो किसी एक ही जगह पर संकेंद्रित रूप में हमें प्राप्त होती है, तो उस स्थान को हम जो है आदि मानव के रहने के स्थान के रूप में मान सकते हैं। तो ये कुछ आधार हैं, ये कुछ चीजें हैं जिनसे हम जांच कर सकते हैं किसकी, आदि मानव के रहने के तरीकों की। आई बात समझ के अंदर, ठीक बात है। देखिए, जैसे कि शिल्प आकृतियों का फैलाव, मुख्य बिंदु हमने लिखा है शिल्प आकृतियां। शिल्प का मतलब पत्थर की बनी हुई आकृतियां जो है इनका फैलाव कितना है, इनका फैलाव कितना है। जैसे कि हमने एक बात करी थी पिछली क्लास के अंदर भी, एक परिदृश्य है और इस एक परिदृश्य के अंदर मान लीजिए एक इस स्थान से जो है कई प्रकार की शिल्प आकृतियां मिली हुई है। तो ये जो स्थल है ये कितना चौड़ा है, अगर ये शिल्प आकृतियां इतने बड़े भूभाग के अंदर मिल रही है तो इससे भी हमको पता चलेगा कि वो एक अब सामूहिक रूप से एक बस्ती के रूप में रहने लग गए हैं, या फिर एक छोटी सी किसी गुफा से ही प्राप्त हो रही है। तो अभी तक हम ये मानेंगे कि वहां पर 2-4 या 1-2 मनुष्यों का समूह रहता होगा। मतलब उससे हमें उनके क्या पता, एक दायरा कितना है उनका विस्तृत है, उससे हमें उस बारे में पता चलता है। और इसका उदाहरण भी हमने देखा था, किलोम्बे और ओलोर्जे साइली। किलोम्बे और ओलोर्जे साइली ये हमें केन्या से प्राप्त हुए थे। किलोम्बे और कहाँ से प्राप्त हुए थे भाई, केन्या से प्राप्त हुए हैं, किलोम्बे से और ओलोर्जे साइली से। यहाँ पे बहुत जो है पाषाण उपकरण है, पाषाण उपकरण, शिल्प उपकरण जो है इनका ढेर हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक बात है। तो इस प्रकार से हम क्या जांच कर सकते हैं, आदि मानव के रहन सहन के तरीके की जांच कर सकते हैं। ठीक है, इतिहासकार भी ऐसे ही करते हैं जैसा तरीका हमने अभी बताया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राइमेट से क्या तात्पर्य है, किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक बात है। सबसे पहली बात कर रहे हैं प्राइमेट। हमने प्राइमेट का मतलब सबसे हमारा जो आदि मानव है उसके बारे में हमें बात करनी है। तो प्राइमेट को हमने पहचान लिया कि प्राइमेट मतलब कौन से के बारे में है। तो पहले तो ये पूछ रहा है प्राइमेट से क्या तात्पर्य है, और फिर ये पूछ रहा है कि इसकी क्या करनी है, हमें 5 विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक बात है। तो आपके दिमाग के अंदर आ गया होगा आसानी से उत्तर, मैं लिखता हूं उससे आप मिलाइए। देखिए, जो प्राइमेट है, प्राइमेट का मतलब हो गया प्राचीन मानव। क्या हो गया, प्राचीन मानव। ठीक है, या मानव जाति जो है वो प्राचीन। अब इसके बारे में अगर हम बात करें कि ये जो प्राइमेट है ये इसका अस्तित्व कब रहा था, तो हमने अभी बात करी थी कि ये 360 लाख वर्ष पूर्व, कब की बात करी थी हमने, 360 लाख वर्ष पूर्व जो है इसका अस्तित्व था। ठीक है, तो ये अस्तित्व में था। इसके अलावा देखिए, प्राइमेट के लिए हमने एक शब्द यूज किया था, हमने कहा था कि ये होते हैं भैया स्तनपायी प्राणी।
क्या होते हैं, स्तनपायी प्राणी होते हैं। इसका मतलब कौन से वाले प्राणी, जो हमने बात कर ली थी कि जो शिशु जन्म लेगा उसको जो माताएं हैं वो दूध पिलाएगी। क्या पिलाएगी, दूध पिलाएगी। हमने इस बारे में अच्छे से बात करी थी। देखिए स्तनपायी प्राणी होंगे, और अगर हम इनकी विशेषताओं के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करनी है, विशेषताओं के बारे में अगर हम इनके बारे में बात करें तो देखिए, अगर हमने सबसे पहली विशेषता देखेंगे तो ये देखेंगे कि इनमें क्या है, बालों की क्या होगी, अधिकता होगी, बालों की अधिकता होगी। देखिए ये हमने सबसे पहले एक उदाहरण लेके ही कहा था। अगर ऐसा हमें तय करना है, किसी की विशेषताओं को लिखना है किसी प्राचीन मानव के बारे में, प्राइमेट की हो चाहे ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो, तो हमें खुद को महसूस करना है, हमें खुद को उस जगत के अंदर महसूस करना है कि हाँ हम वहाँ पे खड़े हैं, हमारे क्या है, घने घने लंबे लंबे बाल है। तो हमारे क्या हो गई, बालों की अधिकता। दूसरी बात हमने देखी कि दांतों की विभिन्नता। क्या देखी थी, दांतों की विभिन्नता, दांतों की विभिन्नता। विभिन्नता का मतलब समझ गए, दांत जो है वो हमारे अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग दांत है। चीरना फाड़ना अलग दांत करेंगे, काटने का काम अलग दांत करेंगे, चबाने का काम, उसको जो है कुतरने का काम वो अलग दांत करेंगे। टोटली हमारे जो दांत है उनके कार्य अलग है, अर्थात दांतों में क्या है, भिन्नताएं हैं। तीसरी चीज हमने देखी थी, तीसरी चीज क्या है कि इसका जो शिशु उत्पन्न होगा, शिशु जो उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न हुआ जो शिशु है वो अविकसित होता है। कैसा होता है, अविकसित होता है। और इसलिए इस अविकसित शिशु को जो है वो माता के दूध के द्वारा जो है वो विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो माता के दूध से, और फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, उस समाज के अंदर जहाँ पर वो उसका जन्म हुआ है, वो स्तनपायी प्राणी उसमें क्या होगा, अपना विकास करेगा, धीरे धीरे वो विकसित होएगा। अर्थात जन्म के समय में, अर्थात उसके उद्भव के समय में जो स्तनपायी प्राणी है वो कैसा प्राप्त होता है, हमें अविकसित रूप का प्राप्त होता है। इसके अलावा भी हमने बात करी थी, अलावा क्या बात करी थी कि गर्भ में ये जो स्तनपायी प्राणी है वो अपनी माँ के गर्भ में अधिक समय तक रहते हैं, गर्भ में अधिक समय तक क्या होंगे, रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इस प्राइमेट की विशेषताएं हो गई, जो हमने एक एक करके इस प्राइमेट के बारे में पूर्णतया वापस से जान लिया है कि प्राइमेट से क्या तात्पर्य होता है और प्राइमेट की क्या विशेषताएं होती है। सीधी सीधी बात है, प्राइमेट का तात्पर्य क्या हो जाएगा, प्राइमेट माने क्या होगा, स्तनपायी प्राणी। अगर हम बात करें प्राइमेट अस्तित्व में कब थे, तो हमने क्या लिखा है, 360 लाख वर्ष पूर्व में ये अस्तित्व में थे। ठीक बात है, और कुछ विशेषताओं की बात भी हमने इस प्राइमेट वर्ग के अंदर कर ली है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, इसका उत्तर हमने यही लिख लिया है। प्रश्न 11, मानव जीवन के विकास के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपका है, आपके लिए है, इसमें मैं कुछ भी आपको बताऊंगा नहीं। ठीक बात है, देखिए मानव जीवन के विकास के विभिन्न चरणों की हमें लिखना, अर्थात हमने पहले वीडियो के अंदर और दूसरे वीडियो के अंदर टोटली जो कुछ भी पढ़ा है वो सब कुछ लिखना है। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, सोचिए। देखिए क्या करना होगा हमें कि जो वीडियो है पहला और दूसरा, इस पार्ट के 2 ही वीडियो बनाए हमने, 2 भागों में इस पार्ट को पूर्ण किया है। ठीक है, कम से कम 2 घंटे के अगर मामला लिए तो हम क्या करेंगे, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आप इन वीडियो को एक बार देख लेते हो और आपको समझ में आ जाता है पार्ट, फिर उसके बाद में आप यहाँ पर एक सुविधा है वो उसको स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं। तो 2 घंटे का वीडियो 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। डबल स्पीड में रखो या 1.5 रखो या 1.75, जो आपको सूटेबल जो स्पीड लगती है वो। ठीक है, और उस स्पीड के अंदर उसको वापस से देखो, कम समय के अंदर पुनः क्या हो जाता है, हमारा रिवीजन हो जाएगा। एक बार देख लिया आपने, अब दोबारा अब क्या करना है, अब उसको वापस लिखने का प्रयत्न करना है स्वयं के दिमाग से। अगर मेरी बात सुनिए, पहली चीज ये बता रहा हूं मैं आपको कि अगर आप 2 घंटे के वीडियो को अगर एक बार देख लिया आपने, पहले आप एक बार पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, अब आपने उसका रिवीजन कर लिया। ठीक है, और अब आपको उसमें क्या करना है, इन सब का वर्णन अपने हिसाब से अपनी कॉपी के अंदर मान लो लिखना है। और अगर आप पहले प्रयास के अंदर, कौन से प्रयास में, पहले प्रयास के अंदर इस पूरे 2 घंटे के पाठ के अंतर्गत यदि आपने 15 लाइन लिख ली, कितनी लाइनों की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ 15 क्रमागत रूप से आपने 15 लाइनें अगर लिख ली, तो आप ये मान करके चलिए कि आप सही रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं। आप भविष्य के अंदर वास्तव में याद रखने का जो तरीका है वो आपका वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। अगर आप ये सोच रहे हो कि 2 घंटे की क्लास के अंदर सर ने पूरे बोर्ड के ऊपर 15-20 बार बोर्ड भरा है, तो इतना का इतना अगर आपको लिखना है, अभी ये जरूरी नहीं है। एक बार आप प्रैक्टिस प्रारंभ कीजिए, 15 लाइन तक अगर आप पहुंच रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप ठीक काम
कर रहे हो। हालांकि चलिए ठीक है, इस प्रश्न के उत्तर लिखने के अंदर मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूं। देखिए, इसके उत्तर के अंदर मैंने आपके समक्ष जो है वो 9 बिंदु लिखे हैं। कितने बिंदु लिखे हैं? 9 बिंदु लिख दिए हैं। पहला बिंदु मैंने लिखा है आधुनिक मानव के पूर्वज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या शब्द आएगा और उसके बारे में जो 2 लाइन लिखनी है, ये काम आपका, इससे ज़्यादा हेल्प मैं आपकी यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ। ठीक बात है। तो आधुनिक मानव के जो पूर्वज है इसके बारे में आपको लिखना है। सेकंड मैंने क्या लिखा है? होमिनिड। थर्ड मैंने लिखा है होमिनोइड। ठीक है। फोर्थ क्या लिखा है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। फिर लिखा है होमो हेबिलस, उसके बाद होमो इरेक्टस और उसके बाद में होमो सेपियंस। तो ये आधुनिक मानव तक हम यहाँ पर पहुँच गए। उसके बाद में हमने लिखा है कि प्रतिस्थापन सिद्धांत और क्षेत्रीय निरंतरता का सिद्धांत, अर्थात होमो सेपियंस जो बन गया, अब उस होमो सेपियंस का पूरे विश्व के अंदर वितरण जो है किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में हमने 2 सिद्धांत, 2 मॉडल पढ़े थे, जिसके बारे में आपको अच्छे से वीडियोस के अंदर कहानी बता दी गई है। ठीक बात है। तो इन बिंदुओं के अंतर्गत टोटल आपके समक्ष आपकी स्क्रीन पे 9 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। इन 9 बिंदुओं में से प्रत्येक के ऊपर आपको 2-2 लाइन लिखें। अगर पहले चरण के अंदर आप 2-2 लाइन लिख भी पाते हैं तो आपने कुल मिलाकर के 18 लाइन लिख डाली है। और यदि आप ये 18 लाइनें लिखने में सक्षम हो तो आपकी प्रगति जो है वो वास्तव में प्रशंसनीय मानी जाएगी। ठीक बात है। इसका जो निर्णय है वो आप अपनी ईमानदारी से कर सकते हैं। जिसको अपनी स्वयं की योग्यता का आकलन करना है वो बच्चा जो है वो यहाँ से अपना आकलन कर लेगा। तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर ये ध्यान रख लेना, इस जो पूरा कर्म लिखा है मैंने, इस कर्म के अंदर एक मिस्टेक है। एक क्या है? मिस्टेक है। ठीक बात है। और ये मिस्टेक आपको सुधारनी है। ये मिस्टेक आपको सुधारनी है। ठीक है। यहाँ से आपको पता लगाना है कहीं ना कहीं कर्म चुका हुआ है। सिर्फ एक ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, कहाँ जाएगा, कौन सा जाएगा, ये आपको तय करना है। ये आपका होमवर्क है। इसका उत्तर आपको अपनी मर्जी से और अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। और उसके बाद में इसका उत्तर आप जो है वो अपने कक्षा अध्यापक या अपने जो विषय अध्यापक है उनसे भी जाँच करवा सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हम एक चीज़ और देखते हैं कि आप में से जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी इस वीडियो के अंतर्गत टोटली आपसे कितने प्रश्न हो गए? 11 प्रश्न आपसे पूछ लिए गए हैं। और इन 11 प्रश्नों में से ईमानदारी रखते हुए आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो आप यहाँ कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें, जिससे एक स्पर्धा का माहौल बनेगा। सभी विद्यार्थी जो है, देखिए ईमानदारी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। 11 में से 11 आप लिख रहे हैं उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, यहाँ से आपका कोई नंबर जुड़ने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर एक प्रतिस्पर्धा और स्पर्धा का जो माहौल बनता है, एक वास्तविक जो स्पर्धा है उसका अगर माहौल बनता है तो ये आपके लिए भी फायदेमंद है और हमारे लिए भी फायदेमंद है। हमें भी लगेगा कि आपको वास्तव में इससे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। आगे बात समझ के अंदर। तो ये जो हमारा पहला पार्ट था, इस पहले पार्ट के अंदर हमने अच्छे ढंग से 2 वीडियो के अंदर उसको पढ़ लिया है। और यहाँ इस वीडियो के अंदर जो है इसके कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल किया है जो आपके आकलन के लिए दिए गए हैं। आगे बात समझ के अंदर। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि इस पार्ट के अंदर कुछ नाम ऐसे आएंगे जो नाम क्या है, हमारे से रिलेटेड नहीं है। हमने पहली बार इनको कभी सुना नहीं है, हमारे माइंड ने इन चीज़ों को कभी सुना नहीं है। और ऐसे नाम जो कभी सुने हुए नहीं होते हैं वो नाम हमारा माइंड थोड़ा उसको पढ़ता नहीं है, उसको स्टोर करके रखता नहीं है, हमें देखिए भूलना भी एक मानव इंसान की, मैं तो मानता हूँ कि ये गुण है। ये क्या है, हमारी कमी या कमजोरी नहीं है। हमारा भूलना हमारी वास्तव में एक विशेषता है और अच्छी बात है। देखिए मनुष्य के जीवन के अंदर कई सारे सुख और दुख भरे पड़े हैं। सुख से ज़्यादा तो पूरे जीवन के अंदर दुख मिलते हैं, कई सारे दुख हैं। और अगर मनुष्य कभी भूलता नहीं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो दुख भी कभी भूलेगा नहीं। और अगर मनुष्य कभी अपने जीवन के दुखों को भूल नहीं पाएगा तो फिर उसका जीना तो बेहाल हो जाएगा। इसलिए भूलने से डरे नहीं। भूलते हम भी हैं, भूलते आप भी। ऐसा कोई नहीं है जो भूलता नहीं है। और अगर कोई ऐसा है कि जो भूलता नहीं है तो वो प्राणी नहीं है। ठीक बात है। तो हमें भूलने से नहीं डरना। ये जो नाम है इनको याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि इन नामों को अपने से कोरिलेट कीजिए। कोरिलेट का मतलब समझ रहे हो ना आप, इसको निमोनिक्स बोलते हैं। क्या करना है, हमें कोरिलेट करना है। मतलब जो वर्तमान में हमारे नाम जो हमारी माइंड के अंदर है, ठीक है, उन नामों से इन अजीब तरीके के नामों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। तो इस प्रकार से जो जुड़ी हुई चीज़ है वो आपके दिमाग के अंदर ज़्यादा स्थायी रहेगी। देखिए एक इस चीज़ को हम समझ सकते हैं ना, जैसे कोई एक अकेली गाय है या भैंस है जो एक जगह बंधी हुई है या उसको बांध के नहीं रखा है हमने, तो वो पूरे खेत में दौड़ती रहेगी, एक जगह टिक करके नहीं रहेगी। लेकिन उसी गाय या भैंस के पास में हम 2-3 गायें और भैंसें और ला करके रख लेते हैं,
तो क्या होती है, वो एक जगह से एक जगह पे उसके स्थायी रूप से रुकने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें भी एक इन चीज़ों को समूह के रूप में डालना। अगर एक अकेला जो चीज़ है वो हमारे माइंड के अंदर जाएगी, वो कभी रुकेगी नहीं, वो सीधा सीधा पार हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, समूह बनाना है इन चीज़ों का, कुछ चीज़ें जानी पहचानी और उसके साथ कुछ चीज़ें नई जो हमारी जानी पहचानी नहीं है। ऐसा मिश्रण अगर हम दिमाग में डालने में सक्षम हो जाते हैं तो कोई कहीं विश्व इतिहास को याद रखने में समस्या नहीं आएगी। ठीक बात है। और दूसरी चीज़ें ये बात हो गई, आपके जो हौसले हैं ना, उन हौसलों को ये क्यों बताते हो कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है। आप अपने हौसलों को कभी ये मत बताइए कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि आपको करना है कि आप अपनी परेशानियों को ये बताइए कि आपका हौसला कितना बड़ा है। यदि आपका हौसला बड़ा है, आप शिखर पर जाने की तमन्ना रखते हो, तो फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। विश्व इतिहास जो है वो इतना सरल हो जाएगा, इतना हमें याद और कंठस्थ हो जाएगा कि आपको स्वयं को एक भीतर से क्या होने लगेगी, खुशी महसूस होने लगेगी। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। हम अब इसके बाद में अगला जो है वो दूसरा पार्ट लेकर के आपके समक्ष आएंगे और इसी प्रकार से नए जोश और उमंग के साथ में जो है दूसरे पार्ट को भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।